नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो आज आप बात कराला गंगा तक आगे आप है ना, गंगा तक आगे थे। आज हम बात करेंगे कि गंगा की हत्या करके किस तरीके से मालदेव गद्दी बैठते हैं और मारवाड़ का जो साम्राज्य उनकी सीमा काफ़ी विस्तृत कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मालदेव। तो देखो आपा पढ़ डाला आज मालदेव, बहुत सिंपल है मालदेव, बहुत इजी है। तो मालदेव यदि आप पढ़ांगा तो पहला तो टाइम पीरियड याद रखांगा। महत्वपूर्ण राज्य है इसलिए टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा 1532 से 62। तो मालदेव का जो समय है, शासनकाल है, वो 1532 से लेकर 62 साल, पूरे 30 साल उन्होंने शासन किया। और मारवाड़ जो राज्य है उसकी सीमा काफ़ी विस्तृत कर दी। देखो किया सारों पहला तो अपन ने बात करनी है, थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ पीछे की घटना से। आपको याद होगा जोधपुर का जो राजा था वो राजा था गंगा, राव गंगा। राव गंगा था और गंगा का पुत्र कौन है? मालदेव इन्हीं के पुत्र थे। तो क्या किया, कहते हैं कि एक दिन गंगा अफीम खाता था। तो एक दिन अफीम खा के मेहरानगढ़ के जरखों में ठंडी हवा खा रहा था। तो मालदेव अपने पिता गंगा के पैर छूने के बहाने से गया किले में ऊपर और पैर पकड़कर गंगा को मेहरानगढ़ से नीचे गिरा दिया। इस तरीके से गंगा की मृत्यु हो जाती है। मालदेव वहाँ से दौड़ा और जोधपुर नहीं रहा, ये यहाँ आ गया और ये जगह है पाली में सोजत। तो सोजत में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो याद रखिए, तो मालदेव जो राज्याभिषेक अपना जो राज्याभिषेक करवाते हैं है ना, वो कहाँ होता है? इनका राज्याभिषेक होता है सोजत में। ये जगह है पाली में सोजत, जहाँ की मेहंदी फेमस है। ठीक, यहाँ तक मामला समझ में आया। तो 1532 में अपने पिता को मार कर गद्दी बैठा, इसलिए पितृहंता शासक तो है ही है। और राज्याभिषेक सोजत में करवाया। तो सबसे पहले देखो मालदेव की कुछ बातें मैं लिख दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। तो सबसे पहले इनके उपनाम की बात करें कि मालदेव को किन किन नामों से जाना जाता है। तो याद रख लीजिए, पहला हो जाएगा पितृहंता शासक। ये तो आपने देख लिया, पितृहंता शासक तो है ही है। फिर कहते हैं हसमत वाला बादशाह। याद रखिए, इसे हसमत वाला बादशाह भी कहते हैं। कौन कहते हैं? फारसी इतिहासकार। हसमत वाला बादशाह मालदेव को कहते हैं। कौन कहते हैं? फारसी इतिहासकार। तो फारसी इतिहासकार है, हसमत वाला बादशाह कहते हैं, जिसमें निजामुद्दीन का नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। तो निजामुद्दीन ने हसमत वाला बादशाह कहा। इसके अलावा अउल फजल भी इनको क्या बोलते हैं? अउल फजल, वो भी इनको क्या बोलते हैं? हसमत वाला बादशाह। तो फारसी इतिहासकार अउल फजल और निजामुद्दीन जो है हसमत वाला बादशाह कहते हैं। पितृहंता तो है ही है। और याद रखिए, फरिश्ता क्या कहते हैं? भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन बताता है? फरिश्ता। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन बताता है? फरिश्ता। ये मैं सारी बातें इसलिए लिख रहा हूँ, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर इसे 52 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। कितने? 52 युद्धों का विजेता, याद रह जाएगा। और अकबर के समकालीन अल बदायूं ने इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। तो भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कौन बताते हैं? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार इसे बदायूनी बताते हैं। अल बदायूनी पूरा नाम है, यूपी के बदायूं शहर के रहने वाले थे, अकबर के दरबार में थे। बस सिंपल। तो सबसे पहले मालदेव की जो स्टार्टिंग की स्टोरी है वो आपने पढ़ी कि गंगा का वध करके पाली में आया और सोजत में अपना राज्याभिषेक करवाया। फिर हमने पढ़ा इनके क्या टाइम पीरियड, 32 से 62, 1500। और फिर हमने देखा कि ये पितृहंता शासक है और हसमत वाला बादशाह निजामुद्दीन और अउल फजल बताते हैं। और फरिश्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य है। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार अल बदायूं ने कहते हैं और 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। अब इनके समकालीन जो शासक है उनका थोड़ा थोड़ा अपन देख लेंगे। इनके समकालीन यदि दिल्ली की बात करें तो आपको याद होगा दिल्ली में शेरशाह सूरी इनके समकालीन है। हालांकि इससे पहले मैं सारी बातें बता दूं, दिल्ली में हुमायूं इनके समकालीन है। दिल्ली में हुमायूं के बाद कौन आया? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी इनके समकालीन है। युद्ध भी होता है गिरिश
तो अभी तक हमने देखा था कि इनके समकालीन कौन है ना। तो देखो मालदेव के समकालीन हुमायूं है, फिर शेरशाह सूरी है, फिर वापस हुमायूं आया था 6-7 महीनों के लिए, फिर अकबर। तो ये स्टार्टिंग के जो दिल्ली और आगरा के जो शासक, हिंदुस्तान के शासक है बादशाह, ये इनके समकालीन है, क्योंकि इनका हम संघर्ष पढ़ेंगे। तो ये हमने अभी तक देखा है। अब देखो नेक्स्ट यदि आप बात करा तो क्योंकि हमने पढ़ा था मालदेव के बहुत सारे उपनाम पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था कि मालदेव जो है वो 52 युद्धों के विजेता है। तो देखते हैं फिर कौन कौन से युद्ध है जिनमें मालदेव ने विजय हासिल की। तो आइए इधर देखो। तो अभी आपने देखा जोधपुर का राजा कौन है, जोधपुर का राजा है मालदेव। ठीक, जोधपुर का शासक हो गया मालदेव। इधर हमने देखा ठीक उसी समय जोधपुर के नीचे ये देखिए जालोर है। तो जालोर का जो राजा है वो है सिकंदर खां। कौन है? सिकंदर खान। ठीक, ये आपने देखा ये है मेड़ता, और मेड़ता का राजा है बिरमदेव। कौन है? बिरमदेव। ठीक, इसी तरीके से ये आप देख रहे हो नागौर, और नागौर का उस समय राजा है दौलत खां। कौन है? दौलत खां। मैं इनके समकालीन आसपास के राजा लिख रहा हूँ, क्षेत्र राजा। ये आपका रह गया बीकानेर, और बीकानेर का तो आपने पढ़ा भी होगा। बीकानेर का कौन है? जैत सिंह जो राठौड़ी है, इन्हीं के कुल के। तो देखो ये आसपास की जो छोटी छोटी रियासतें थी, बीकानेर के कौन है? जैत सिंह। नागौर को कौन है? दौलत खां। मेड़ता के कौन है? बिरमदेव। और इधर जालोर के कौन है? सिकंदर खां। ये इनके समकालीन है। तो ये क्या करेंगे? मालदेव इन्हीं को जीतेंगे, और किसको जीतेंगे? तो 52 युद्धों में ये प्रमुख है ना। तो याद रखिए मालदेव ने सिकंदर खां को जीत लिया और इसको जेल में डाल दिया, और जालोर का राज्य अपने में राज्य मिला लिया, और इनकी जेल में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उन्होंने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। तो बिरमदेव किसके पास चला गया? बिरमदेव चला गया जो दिल्ली का जो उस समय जो है राजा है, कौन? शेरशाह सूरी। तो ये शेरशाह के पास चला गया। ध्यान से सुना, स्टोरी लगातार कंटिन्यू हो रही है। बीकानेर जीता उन्होंने। बीकानेर के शासक जो जैत सिंह है उनको 1541 के कौन से? पाहिबा। ध्यान से सुनना, जैत सिंह और इनके बीच युद्ध हुआ था, पाहिबा का युद्ध 1541 में, जिसमें जैत सिंह है ना युद्ध में मारा जाता है, और बीकानेर पर अधिकार कर लिया। और बीकानेर का जो है जो प्रशासक वो बना दिया इसने, किसको बनाया? अपने सेनापति कुंपा को। ठीक, तो याद रखिए बीकानेर के साथ युद्ध हुआ, साहिबा या पाहिबा का युद्ध 1541 में, जिसमें मालदेव जीत गया, जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और बीकानेर पर अधिकार हो जाता है मालदेव का। मालदेव ने अपने सेनापति कुप्पा को बीकानेर का प्रशासक बना दिया। नागौर के दौलत खां को भी हरा दिया है, और मेड़ता के शासक बिरमदेव को हराकर मेड़ता पर कब्जा कर लिया, और जालोर के शासक सिकंदर खां को तो कैद कर लिया, जीत लिया, और जेल में इनको मृत्यु होगी। तो कुल मिला के आपने समझा कि बीकानेर, नागौर, मेड़ता, जालोर चारों को जो छोटी छोटी जागीर थी उनको इन्होंने मारवाड़ में मिला लिया, जिसमें बिरमदेव चला गया तो वापस राज्य प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी के पास। जैत सिंह का पुत्र था कौन? कल्याणमल। अब जैत सिंह का पुत्र क्या है? कल्याणमल। ये भी अपना बीकानेर प्राप्त करने के लिए किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास चला गया। तो कुल मिला के मोटा मोटी आपने ये समझा कि उन्होंने आसपास के राज्यों को जब जीता तो बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का बिरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला गया कि वापस हमारा राज्य दिलवा दो। ठीक उसी समय क्या हुआ था मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। शेरशाह सूरी से पहले दिल्ली का कौन था राजा? वो था हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह के बीच एक जंग छिड़ी थी दिल्ली की गद्दी के लिए। इसको आप ऐसे याद रखिए, शेरशाह सूरी ने मारा चौका और हुमायूं बाउंड्री लाइन से बाहर। इसका मतलब ये हो गया, ये ट्रिक बन गई कि दो युद्ध हुए थे। चौ से हो जाएगा चौसा का युद्ध, चौ से हो जाएगा चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, और का से हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। कन्नौज का युद्ध अगले साल हुआ 1540, जिसमें फाइनली शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा। हुमायूं ने 1540 से लेकर 1555 15 साल निर्वासित जीवन जिया था। तो ये याद रखिए, शेरशाह ने चौका मारा, मतलब चौसा के युद्ध में हुमायूं कराया। कहाँ से? इसमें कन्नौज के युद्ध में हुमायूं कराया, और हुमायूं फाइनली भारत से बाहर जाने को मजबूर हो गया। कहते हैं हुमायूं जब जा रहा था भारत से, जब वो क्या हो रहा था? निर्वासित हो रहा था, फरार हो रहा था, तो कहते हैं कि यहाँ जोधपुर में आया था, और कहते हैं ये जो जगह है वहाँ इससे मालदेव मिला था, और इस जगह का नाम है जोगी तीर्थ। ठीक है, तो यहाँ मालदेव हुमायूं से मिला था। हालांकि कोई ज़्यादा सहायता
नहीं दे पाया, और क्यों नहीं दे पाए वो तो उस समय की क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही होगी। तो कुल मिला के मिले मिले थे, और ये कहाँ चला गया, हुमायूं तो चला गया, कहाँ चला गया, फारस चला गया फाइनली। ठीक, अब क्या है कि ये लोग जब गए कल्याणमल बीकानेर का राज्य प्राप्त करने के लिए हेल्प के लिए शेरशाह सूरी के पास, बीरमदेव गया मेड़ता वाला, तो शेरशाह सूरी को ये एक मौका मिल गया कि शेरशाह सूरी ने इल्जाम लगाया मालदेव पर भी, आपने हुमायूं को सहायता के लिए आमंत्रित किया था और आप मिले थे, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्योंकि शेरशाह सूरी की हेल्प के लिए कौन है, कल्याणमल और बीरमदेव, जो इन्हीं के आसपास के क्षेत्र के राजा है। तो अब क्या करते हैं, शेरशाह सूरी एक बहुत बड़ी सेना लेकर किसके साथ, कल्याणमल बीरमदेव उनके साथ है, जोधपुर पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। और इधर से मालदेव है, मालदेव के दो सेनापति है, मैं आपको बता देता हूँ, जेता और दूसरे सेनापति का नाम है कुंपा। ये दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तैयार करते हैं। इधर मालदेव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इधर कौन, शेरशाह सूरी दिल्ली से रवाना हुआ। तो अब देखो नेक्स्ट में कौन सा संघर्ष होता है और कैसे होता है। तो अब देखो क्या हुआ, मालदेव, ठीक, अब समझो, ये जो आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, तो इधर आपका जोधपुर, जोधपुर का राजा कौन, मालदेव, और मालदेव के दो सेनापति कौन, विश्वसनीय सेनापति जेता और कौन, कुपा। इधर याद रखिए दिल्ली, और दिल्ली का राजा कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, उसका टाइम पीरियड थोड़ा लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी। 1540 से लेकर 5 साल शासन किया था, 45 तक। ये एक बड़ी सेना लेकर शेरशाह सूरी इधर से आ जाता है। ठीक, इधर से जोधपुर से ये सामने मालदेव आपकी सेना लेकर सामने जावे, तो ये जो जगह है, ये जगह पड़ती है पाली में। इनका पड़ाव इस गांव में था, इनका पड़ाव इस गांव में, दो अलग अलग गांव है। तो इस गांव का नाम है गिरी, जेतारण तहसील पाली में पड़ता है। इस गांव का नाम है सुमेल। तो सुमेल में याद रखना शेरशाह सूरी, और गिरी में कौन है, गिरी में मालदेव का अलग कैंप है, और सामने किसका, जेता और कुपा का क्या है, कैंप है। इधर कौन है, सुमेल, सुमेल में ये क्या है, शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी की हेल्प के लिए दो लोग आए हुए हैं, कौन, एक तो बीकानेर का कौन है, कल्याणमल, क्योंकि उनको अपना बीकानेर राज्य चाहिए था। दूसरा कौन है, मेड़ता से कौन है, बीरमदेव, क्योंकि बीरमदेव को क्या चाहिए, बीरमदेव को मेड़ता चाहिए। अब देखो क्या हुआ, कहते हैं बात है 5 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544 की घटना है। तो जब इनको लगा कि इनको शेरशाह सूरी को, कि क्योंकि आपने सुन रखा होगा रणबंका राठौड़ों की सेना देखी, तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि क्यों इन्हें षड्यंत्र किया जाए, सेना बहुत भारी भरकम है। तो कहते हैं कि इस बीरमदेव के माध्यम से शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा, उन्होंने कहा कि शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र रखा कि बीरमदेव के माध्यम से कुपा को 20,000 रुपये दिए, और जेता को भी क्या दिए, 20,000 रुपये। ध्यान से सुनना, कहते हैं कि षड्यंत्र कैसे रचा, कि शेरशाह सूरी ने बीरमदेव के माध्यम से कुपा को 20,000 रुपये दिए, जेता को भी 20,000 रुपये दिए, इन दोनों को। किस लिए, कि सुबह जब युद्ध होगा ना, तो आप मालदेव का साथ छोड़ देना, हमारे पक्ष में आ जाना। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा। कुपा को 20,000 रुपये देकर 20,000 के कंबल मंगाए, जेता को 20,000 रुपये देकर कहते हैं कि सिरों इसी तलवारें मंगाई गई। ऐसा षड्यंत्र रखा जो बिल्कुल झूठा था। और ये बात उन्होंने जाली पत्र में लिखवा कर, किसने, शेरशाह सूरी ने, और जेता और कुपा के क्या, इनके जो कैंप के आगे गिरवा दिया, और 10,000 रुपये इनके कैंप में पहुंचा दिए। अब कहते हैं सर्दी की रात थी, रात थोड़ी बड़ी से मालदेव रात ने उठ्यो तो बिन देखियो कि वो कागज सूखे पड़े, तो कागज देखियो तो कागज बोयो, जगह में शेरशाह सूरी ने छल कपट से ये सारी बातें लिखी थी, जाली पत्र था। मालदेव ने पत्र पढ़ा, मालदेव को विश्वास नहीं हुआ, उनके कैंप चेक करवाए गए तो वो 10,000 रुपये रखे हुए थे वो मिल गए। तो कहते हैं कि मालदेव को लगा कि जेता कुपे वाकई में क्या है, सुबह शेरशाह सूरी की तरफ मिल जाएंगे, इसलिए रात को ही
मालदेव कहाँ जाता है? अपनी सेना सहित कहाँ जाता है? जोधपुर आ जाता है। कहाँ जाता है? जोधपुर दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था में लग जाता है। सुबह हुई कब? 5 जनवरी 1544 की बात है, जब सुबह हुआ। इस सब घटना का पता जेताकुपा को पता चला तो जेताकुपा ने सोचा कि कलंक तो लग ही गया, हम वापस नहीं जाएंगे, युद्ध करेंगे। कहते हैं सुबह 5 जनवरी 1544 में सुबह एक तरफ शेरशाह सूरी और एक तरफ जेताकुपा की तलवारें चल रही है। भयानक युद्ध हुआ। पहला जो स्पेल है युद्ध का, उसमें जेताकुपा भारी पड़े। कहते हैं उसके बाद शेरशाह सूरी नमाज अदा की तो उन्होंने ये अल्लाह से प्रार्थना की कि आज युद्ध चल जाए। फिर उसके पीछे से जलाल खां नाम का कोई आ रहा था सेनापति, वो सेना लेकर आ रहा था, वो पहुंच जाए, फिर युद्ध होगा तो हम जीत जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। दोपहर के बाद वो जलाल खां पहुंच गया। शेरशाह सूरी, जलाल खां और ये सब लोग मिलकर जेताकुपा, जो इनके पास आधी सेनाएं थी, मालदेव तो चला गया था। हालांकि युद्ध लंबा चला, जिसमें खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें जेताकुपा लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए और शेरशाह सूरी इस युद्ध को बहुत मुश्किल से जीता था। तो कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने के मुंह से निकल पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बादशाह खो देता। तो ये जीत तो हालांकि शेरशाह सूरी की हो गई, लेकिन शेरशाह सूरी ने कहा, ये कोटेशन पूछते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह, भारत की बादशाह खो देता। इसका कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ मारवाड़ में बाजरे के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो मैं बाजरे के मतलब कुछ भी नहीं होता, तो मैं ये सब दांव पे लगा दिया भारत की गद्दी। तो ये कहते हैं। अब क्या हुआ? जेताकुपा उस युद्ध में क्या हो गए? शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद आज आपसे पूछ ले जेताकुपा के छतरी कहाँ है? तो छतरी कौन से? गिरी गांव में। गिरी गांव कहाँ है? जेतारण तहसील पाली में। और फिर शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल को क्या मिल गया? बीकानेर का राज्य, जो हम बीकानेर में फिर पढ़ेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आप विरमदेव को क्या मिल गया? नागौर मिल गया। अब क्या हुआ कि मालदेव का पीछा नहीं छोड़ा शेरशाह, यहाँ से गिरी सुमेल से यहाँ क्या करते हैं? जोधपुर, है ना, अपनी सेना लेकर आए। तो ये जोधपुर दुर्ग की रक्षा में लगा था मालदेव, तो मालदेव को यहाँ से जाना पड़ा, मारवाड़ छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? सिवाना की तरफ चला गया। मारवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? ये सिवाना की तरफ चला गया। ठीक, सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। और इस मेहरानगढ़ पर किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने, याद रखना, खवास खां को क्या किया? इस जोधपुर का क्या कर दिया? गवर्नर नियुक्त कर दिया। और मेहरानगढ़ में एक मस्जिद बनाई, इसे कहते हैं सूरी मस्जिद। तो ये सारी बातें आप हिस्ट्री के साथ साथ कला और संस्कृति में भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा था गिरी सुमेल युद्ध का पूरा किस्सा जो आपने देखा। हालांकि आपको पता है कि 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कालिंजरा अभियान में। उक्का नामक प्रेक्षापास्त्र फटने के कारण बारूद के बड़े ढेर के अंदर आग लग गई थी, शेरशाह सूरी झुलस गया था। तो 45 में मृत्यु हो जाती है। तो मालदेव बहुत जल्द वापस जोधपुर का जो किला है वो वापस अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक, तो ये तो था 52 युद्धों की जो बात थी, उस संदर्भ में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखो, 52 युद्धों के बाद मालदेव की और क्या बात है? और बात है, वो भी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे। अब एक किस्सा आपको और सुनाते हैं इनकी शादी का। ठीक, देखो, ये आपका क्या है? जोधपुर। जोधपुर का राजा कौन? जोधपुर का राजा है मालदेव। ठीक है। ठीक उसी समय ये जो रियासत है, ये रियासत है आपकी जैसलमेर। ध्यान से सुनना, बाउंड्री लगती है। ठीक, जोधपुर का राजा मालदेव। उस टाइम जैसलमेर का राजा था लूणकरण। कौन होता है? लूणकरण। लूणकरण की एक पुत्री थी जिसका नाम था उमादे। कहते हैं उमादे की शादी किससे हो गई? मालदेव से। ये विवाह हुआ था 1536 में। मतलब इनके बीच हमेशा क्या? 36 का ही आंकड़ा रहा। ऐसे याद रखिए। क्या हुआ? कहते हैं कि उमादे की शादी 1536 में मालदेव के साथ हो गई। और कहते हैं जो फर्स्ट नाइट थी, जिसमें उमादे ने बुलाने के लिए, मालदेव को बुलाने के लिए किसको भेजा? एक अपनी दासी थी, और जिस दासी का नाम था भारमली। और मालदेव कहते हैं कि वो नाइट इस भारमली के साथ ही बिताई। ठीक, इस वजह से उमादे उनसे क्या हो गई? नाराज हो गई। तो इतनी नाराज भी कि इतिहास में इसे रूठी रानी के नाम से भी हम जानते हैं।
इतनी नाराज हुई ये रूठी रानी यहाँ नहीं रही, ये कहाँ चली गई, अजमेर चली गई। और अजमेर आपको पता है कौन सा किला है, तारागढ़। अजमेर का कौन सा किला है, तारागढ़ में ये रहने लग गई। अब कहते हैं कुछ समय के बाद मालदेव ने एक व्यक्ति को तैयार किया कि आप जाओ और पीड़ा सुनाओ ताकि वो रूठी रानी क्या है मान जाएगी। तो मालदेव ने एक व्यक्ति को भेजा, किसको भेजा, उस व्यक्ति का नाम है ईसरदास बारठ। ईसरदास बारठ है वो मालदेव का मैसेज ले जाएगा, तारागढ़ में उमादेव को बताएगा, तो क्या होगा, उमादेव आ जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा। क्यों, इस पूरी जो इनकी कहानी है इसका पता लग गया मालदेव की ऑलरेडी अन्य जो पत्नियां थी ना, अन्य रानियां, उन रानियों को क्या लग गया, पता लग गया। अब रानियां सारी टेंशन में आ गई कि उमादेव आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इन रानियों ने एक आदमी को तैयार कर दिया, उस आदमी का नाम है आशा बारठ। ये बात आशा बारठ ने तैयार कर दियो कि तू मालदेव की आशा कंप्लीट ना होने दी। कोई बात नहीं, क्या आप इस तरीके से बातें बताना ताकि वो आए नहीं। तो बताते हैं कि आशा बारठ को बाद में तैयार किया था, ईसरदास को मालदेव ने पहले भेज दिया। तो ईसरदास कहाँ गया, तारागढ़ गया, सारी बातें उमादेव को बताई। उमादेव तैयार हो गई। उमादेव आपको सामान सटो ले गए, जोधपुर आनी लाग रही और ई गांव तक आ गई। ई गांव को नाम है कोसाना। कोसाना गांव जोधपुर में पड़ा है, कोसाना गांव तक आ गयो। इतने आशा बारठ बट पहुंच गयो। आशा बारठ भी ने कहो कि मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तो मान, कि आत्म सम्मान ने आणो के मतलब है ना। तो ये आ बात है कोसणा गांव में। उमादेव ने आ बात के भी समझ में आ गई, बोली आ बात तो सही है। उमादेव वापस कहाँ चली गई, तारागढ़। बताओ, ऐसे याद रखो, आशा ने क्या किया, मालदेव की आशा पर पानी फेर दिया, वापस चली गई। आजीवन ये वहीं रही, आजीवन वहीं रही। और उसके बाद में मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है, ध्यान से सुनना, मालदेव की मृत्यु हो जाती है और मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ, ध्यान से सुनना, पगड़ी के साथ के वह सती, थाने पता है कि मालदेव मरने के बाद में मरी तो पति के किसी प्रतीक जो चिन्ह के साथ कोई सती होती है तो उसे कहते हैं अनुमरण। क्या कहते हैं, अनुमरण। तो इस तरीके से याद रखना। तो वहाँ अनुमरण वहीं किया, सती वहीं, तो इसकी उमादेव की छत्री भी कहाँ है, छत्री भी कहाँ हो जाएगी, वहीं है, कहाँ, तारागढ़। तो ये 1536 की उमादेव की जो स्टोरी है, रूठी रानी की स्टोरी है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो, उनके 52 युद्ध देख लिए, सारी बातें देख ली। अब हम अन्य पक्षों को भी देखेंगे कि मालदेव ने और क्या किया था। अब हम बात करेंगे मालदेव के सागे उदय सिंह के संबंध, ठीक है, मतलब मारवाड़ और मेवाड़ का के संबंध। तो इंगी भी कुछ बातें हैं जो आप कर लेवा और फिर अन्य पक्ष और देखांगा। देखो, ये इलाका है मेवाड़, और मेवाड़ का राजा कौन होता है, उदय सिंह। पता है ना आप लोगों को। हालांकि उदय सिंह से पहले मेवाड़ का राजा कौन होता है, विक्रमादित्य, ठीक। तो यहाँ एक दासी पुत्र होता है बनवीर, आपने नाम सुन रखा होगा। तो बनवीर ने, कहते हैं कि बनवीर ने इसकी हत्या करके और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, राजा बन गया था। उदय सिंह को भी मारना चाह रहा था। हालांकि आपको पता है कि पन्ना अध्याय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह को वहां चित्तौड़गढ़ से कहाँ लेके आ गई थी, कोमलगढ़ लेके आ गई थी। ये बात का अपन ध्यान है। अब देखो के हो, इधर उस टाइम जोधपुर का राजा कौन होता है, जोधपुर का राजा उस टाइम होता है मालदेव, ठीक। अब क्या हुआ, मैं ये घटना स्टोरी ये ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल में तो जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो बनवीर है ना, वो चित्तौड़गढ़ का राजा रहा था 1536 से रहा था 40 तक, मतलब 4 साल यहाँ शासन कर रहा था। इधर यहाँ कोमलगढ़ में उदय सिंह क्या हो रहा था, उदय सिंह बड़ा हो रहा था, कोमलगढ़ राजसमंद में। अब कोमलगढ़ में उदय सिंह बड़ा हो रहा था, 40 तक ये उदय सिंह बड़ा हो गया था। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि उदय सिंह अब चित्तौड़गढ़ पर हमला करेगा, बनवीर को मारेगा, चित्तौड़गढ़ का राजा बनेगा। तो कहते हैं कि जब ये युद्ध हुआ तो मालदेव ने इस युद्ध में उदय सिंह की क्या की थी, सहायता की थी। उदय सिंह की क्या की थी, सहायता। कैसे सर, ये मालदेव आया है ना इनके पास, और कहते हैं कि मालदेव उदय सिंह ये टोटल सारी सेना लेकर बनवीर पर चढ़ाई करते हैं, और इन दोनों के बीच 1540 में एक युद्ध होता है। कि युद्ध को नाम क्या है, याद रखो, वो युद्ध है मावली का युद्ध। इस मावली के युद्ध के अंदर क्या होता है कि ये जो उदय सिंह है
वो वापस मेवाड़ का क्या बन जाता है, राजा, मेवाड़ का शासक बन जाता है। तो 1540 में उदय सिंह कोमलगढ़ से जाकर बनवीर को मारकर चित्तौड़गढ़ का किला वापस ले लेता है। इस युद्ध में मालदेव ने हेल्प की। हालांकि बाद में इनके संबंध क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, खराब कैसे होते हैं मैं बताता हूं। कालांतर में क्या हुआ, हालांकि ये पूरी स्टोरी तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में। इधर उदय सिंह और इधर क्या है, मालदेव। एक कोई राजकुमारी होती है, उसकी शादी को लेकर इन दोनों में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। तो ये मालदेव इस घटना से नाराज होकर कोमलगढ़ पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। हालांकि इस आक्रमण में मालदेव क्या हुआ था, असफल ही हुआ था। तो एक राजकुमारी से शादी को लेकर, इस प्रश्न में लेकर उदय सिंह भी करना चाहता, उसी से कौन करना चाह रहा था, मालदेव। तो मालदेव की शादी नहीं हो पाई, तो मालदेव ने कोमलगढ़ पर हमला किया, असफल रहा। ठीक, एक घटना और होती है, वो मैं आपको और बता देता हूं। ये आपका है अजमेर। अजमेर का कोई गवर्नर होता है, उसका नाम है हाजी खां। क्या नाम है, हाजी खां। और हाजी खां के पास एक वेश्या थी जिसका नाम था रंग राय। इस रंग राय जो अजमेर का हाजी खां है, अजमेर का हाजी खां और मेवाड़ का उदय सिंह, इस रंग राय को लेकर इन दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। तो उदय सिंह सेना लेकर आ गया, ठीक है, इधर, और इधर से हाजी खां भी सेना लेकर आ गया। इस युद्ध में कहते हैं मालदेव ने हाजी खां की क्या की थी, सहायता की थी। तो इसमें मालदेव भी इसकी सहायता करते हैं। ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध याद रख लीजिए, ये युद्ध हुआ हरमाड़ा का युद्ध। और हरमाड़ा का युद्ध हुआ 1557 में। जक्का युद्ध में उदय सिंह किए हुए हार और अंग किए हुए जी। तो कुल मिलाकर आप समझ सका कि मालदेव और उदय सिंह का पहला संबंध ठीक है। उदय सिंह ने हालांकि गद्दी पर बैठाने में भी सहायता करे, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाए। तो एक तो मालदेव कोमलगढ़ पर असफल आक्रमण करे, जो असफल रहे। दूसरा, हाजी खां का सहायता किया हरमाड़ा के युद्ध में 1557 में। ये हरमाड़ा जगह जयपुर में पड़ती है, जिसमें उदय सिंह की हार हुई। तो बाद में इनके संबंध क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो मालदेव के हमने 52 युद्धों में से जीत भी देखी, हार भी देखी, और फिर ये मेवाड़ और मारवाड़ का जो कुछ कनेक्शन है वो देखा। अब हम बात करेंगे इस मालदेव के बारे में, अन्य पक्ष जो एग्जाम में आ सकता है। तो मालदेव का एक तो लंबा टाइम पीरियड है, तो आपको याद ही है कि लंबा टाइम पीरियड होगा तो भाई राजा काफी चीजें करेगा। तो अब इसमें याद रख लिए मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली का जो ये मारवाड़ जो चित्रशैली है, इसका स्वर्णिम काल कहलाता है मालदेव का समय। तो मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णिम काल, ठीक, चित्रशैली का क्या स्वर्णिम काल है। और इसके समय एक चित्र बना जिसका नाम है उत्तराधयन सूत्र। क्या याद रखना है, मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णिम काल है, और मालदेव के समय का एक चित्र है बहुत ही फेमस है, उत्तराधयन सूत्र। दूसरी बात, मालदेव कई दुर्गों का निर्माण करवाया। कई ऐसे दुर्ग है जिनका निर्माण कौन करवाता है, मालदेव। कौन कौन से दुर्ग है सर, बहुत सिंपल है। एक दुर्ग है पोकरण का दुर्ग, पोकरण दुर्ग है, उसका निर्माण 1550 में मालदेव करवाता है। एक दुर्ग है भोमट का दुर्ग, भोमट दुर्ग है वो भी, सॉरी भोमट दुर्ग नहीं, मेड़ता का किला जिसे मालकोट का किला कहते हैं। तो पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। एक मालकोट का किला, मालकोट का किला, तो मालकोट का किला है वो मेड़ता में पड़ता है। इस दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया, मालदेव ने करवाया। तो हमने देखा कि किस तरीके से मालदेव अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, पितरंता शासक, हसमत वाला बादशाह, भारत का सबसे शक्तिशाली, जो फरिश्ता ने कहा है ना, 52 युद्धों का विजेता। तो फिर हमने इनके क्या पढ़े, युद्ध पढ़े, फिर गिरी सुमेल का पढ़ा, फिर हमने मेवाड़ के साथ इनका क्या कनेक्शन था, उदय सिंह के साथ, वो देखा। इसके अलावा मालदेव के हमने अन्य पक्ष भी देखे, और अन्य पक्ष में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि उन्होंने न केवल वो युद्ध लड़े, बल्कि अन्य पक्ष जैसे स्थापत्य कला में बड़ा योगदान है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मारवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्णिम काल है वो भी मालदेव का ही काल है, और इसके समय का एक चित्र है बहुत ही फेमस है, उत्तराधयन सूत्र। तो क्योंकि शासन बड़ा था, लंबा था, इसलिए मैटर ज़्यादा हो गया। हालांकि मालदेव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे मालदेव के बाद नेक्स्ट चंद्रसेन को, लेकिन इससे पहले चंद्रसेन और इनके भाइयों का किस तरीके से इनका विवाद था और किस तरीके से इनको वंचित करके, बाकी भाइयों को वंचित करके चंद्रसेन को गद्दी पर बैठाया गया, ये सारी स्टोरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।